अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डेली बेज़ा। मैं आपका होस्ट मुनीर मेमन एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जिस तरीके से हम देख रहे हैं हालिया दिनों में पाकिस्तान की मईशत की बात की जाए या दुनिया भर की मईशत की बात की जाए, कोविड-19 के बाद सूरत हाल बहुत ही तेज़ी से बदलती नज़र आ रही है। ख़ास तौर पे इस सारे मामलात के अंदर देखें तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का बहुत बड़ा गहरा ताल्लुक नज़र आता है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री चाहे वो पाकिस्तान की हो, चाइना की हो, यूके या जापान या यूएसए की, तमाम तर दुनिया में आज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का जो रोल है वो हर गुजरते दिन के साथ मजीद अहमियत इख्तियार करता जा रहा है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए जो मामलात देखे जा रहे हैं उस पर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जा रही है और अब हाल ये है कि दुनिया की बड़ी से बड़ी मईशत, बड़ी से बड़ी गवर्नमेंट्स आज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पे इन्वेस्टमेंट के लिए अपनी तरजीह बना चुकी है। सिर्फ कोविड-19 के हवाले से बात की जाए तो दुनिया भर की इन्वेस्टमेंट्स कोविड-19 की ड्रग्स की तलाश के लिए, नई ड्रग्स को इन्वेंट करने के लिए, R&D फैसिलिटी के लिए काफ़ी कुछ इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है और काफ़ी कुछ ऑलरेडी इन्वेस्ट हो चुका है। इसी वजह से हमने देखा कि दुनिया भर की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को मज़ीद पजीराई हासिल हुई और जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एक नई ट्रेंड्स देखने में आए, नई जिद्दत देखने में आ रही है और ये जिद्दत फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा अहम नज़र आती है। यही वजह है कि आज पाकिस्तान में भी तकरीबन 9,000 से ज़ायद ड्रग्स ईजीली मार्केट होती हैं, जो ईजीली ओवर द काउंटर सेल होती हैं और इनकी डिमांड्स काफ़ी ज़्यादा हैं। इन ड्रग्स में आम तौर पे पेन रिलीफ की दवाइयाँ, फ्लू की दवाइयाँ, कफ की दवाइयाँ शामिल होती हैं। पाकिस्तान में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा शेयर है MNCs और लोकल मार्केट का, जो कि अगर हम डिवाइड करें तो लोकल मार्केट का शेयर यकीनी तौर पे अप्रॉक्सीमेटली 70 से 72% बनता है, जबकि MNC का जो शेयर है वो ऑलमोस्ट अराउंड 28 से 30% का शेयर बनता है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को जिस तरीके से ये अहमियत दी जाती है, जिस तरीके से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के हवाले से बात की जाती है, इकॉनमी के लिहाज से भी काफ़ी कुछ डिलीवर कर सकता है। इकॉनमी को बहुत ज़्यादा टैक्सेस मिल सकते हैं इस इंडस्ट्री से और यकीनी तौर पे आम इंसान जो एक मुल्क में होता है उसकी सेहत के लिए, उसकी बेहतर नशोनुमा के लिए उस मुल्क की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का बेहतर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन्हीं सवाल और जवाबात के लिए आज हमने प्रोग्राम में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मेहमान को दावत दी है, जिनका ताल्लुक ना सिर्फ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से बल्कि सप्लाई चेन के हवाले से भी वो काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं। अगर इसी हवाले से हमें दावत दें तो आज हमारे प्रोग्राम में शामिल है साकिब साहब, जिनका ताल्लुक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। साकिब साहब, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। साकिब साहब, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करें तो ओवर द पीरियड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जिस तरीके से दुनिया में ग्रो की, पाकिस्तान में आज भी हम देख रहे हैं कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज उस तरीके से ग्रो करती हुई नज़र नहीं आती। हालांकि मार्केट में अभी भी बहुत बड़ा गैप मौजूद है। आज भी पाकिस्तान में ऐसी बहुत सी ड्रग्स हैं जो हम नहीं डेवलप करते, जिनकी रिसर्च, जिनकी डेवलपमेंट के लिए आज भी हम बाहर के मुल्कों पर इन्हिसार करते हैं। होता है इस तरह से है मुनीर साहब के फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर MNC का रोल जो है वो कम है। यानी आप करेंगे MNC जो है ना टोटली बिलोंग करती है मोर देन 22% या 20% के दरमियान जो है ना उसका मार्केट शेयर है। ठीक है। लेकिन जो लोकल मार्केट है मोर देन 80% को कवर करती है। लेकिन हमारे यहाँ रिसर्च फैसिलिटीज़ बहुत कम है, R&D पे काम बिल्कुल ना होने के बराबर है। ठीक। आपको जब यूनिवर्सिटीज़ के अंदर नज़र आएगा तो आप कराची यूनिवर्सिटी देखें, आप इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद देखें, आप लाहौर में देखें, लम्स यूनिवर्सिटी देखें, तो ये थोड़ी बहुत यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ये काम कर रही हैं रिसर्च पे। जहाँ जिस कंपनी में या जिस शहर के अंदर या जिस मुल्क के अंदर रिसर्च ज़्यादा होती है, प्रोडक्ट की डेवलपमेंट भी उस जगह पे ज़्यादा हो रही होती है। हमारे यहाँ इम्पोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट जो है वो कम है इकॉनमी में अगर आप देखें। हालांकि एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा मार्जिन मौजूद है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल है ऐसी। लेकिन क्योंकि लोकल इंडस्ट्री में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, लोकल इंडस्ट्री में हम एक्सपोर्ट तो कर रहे हैं, फार्मास्यूटिकल में एक बहुत बड़ी तादाद में हम क्या कर रहे हैं, दवाइयाँ, एक बहुत बड़ी कंपनीज़ हैं पाकिस्तान में, बहुत सारी कंपनी जो एक्सपोर्ट कर रही हैं, लेकिन उनका मार्जिन या उनका मार्केट शेयर और दूसरी कंट्रीज़ के मुताबिक जो कि इतनी बड़ी आबादी, इतनी बड़ी पॉपुलेटेड आबादी में हों, उससे बहुत कम नज़र आता है। अगर आप देखें कि जो चीज़ें एक्सपोर्ट हो रही हैं और जो चीज़ें इंपोर्ट हो रही हैं, इंपोर्ट में कहीं ज़्यादा हैं। यानी आप समझें कि 80 to 20% सिर्फ और सिर्फ या 30% हमारी एक्सपोर्ट है, लेकिन मोर देन इंपोर्ट 70% है, जो कि हम लोग रिसर्च के लिए और जो हम लोग प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है। यानी आप रॉ मटेरियल देख लें, सारा का सारा मोर देन 90% रॉ मटेरियल इंपोर्टेड होता है, जिसमें चाइना और इंडिया सर फहरिस्त आते हैं। इसमें क्या होता है, इंडिया से भी बहुत बड़ी तादाद में रॉ मटेरियल करते हैं, बहुत बड़े। अभी रिसेंटली बहुत बड़ी एक कंपनी है, मार्केट का बहुत बड़ा जेंट है, रिसेंटली अभी हुआ इस तरीके से कि इंडिया से क्योंकि हालात हमारे ख़राब हुए
तो इंडियन प्रोडक्ट पे पाबंदी लग गई और उस हवाले से तमाम के तमाम इंडियन प्रोडक्ट को बंद कर दिया गया। तो एक बहुत बड़ा रॉ मटेरियल क्या हुआ, क्वेश्चन मार्क हुआ और पता चला कि भाई पाकिस्तान में मोर देन 60% या मोर देन 50% जो है ना रॉ मटेरियल इंडिया से इंपोर्ट होता है, जो लोकल कंपनीज़ में जो लोकल कंपनीज़ हैं वो ख़रीदती हैं। ठीक है, तो मार्केट शेयर लोकल कंपनीज का ज़्यादा, एमएनसीज का काम है। मतलब इन टर्म्स हाँ, कि हम इंडिया को एक बहुत बड़ा बिजनेस देते हैं बिल्कुल देते हैं कि ये जो मेडिसिन अगर इंडिया बिल्कुल, चाहे हाँ, तो हमारी मेडिसिन मार्केट को बहुत तरीके से डैमेज कर सकता है। तो इंडिया एक्सपोर्ट बहुत बड़ी तादाद में करता है, पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद में इंडियन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होती हैं, सॉल्वेंट एक्सपोर्ट होते हैं, रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट होते हैं। वो क्या होते हैं, जब इंडिया एक्सपोर्ट करता है तो हम लोग जब इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करने का फैक्टर क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादा है और एक्सपोर्ट करने का फैक्टर कम है। जिस कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रही होती है वहाँ रिसर्च ज़्यादा होती है। बिल्कुल सही है, ये फेनोमेना है कि वहाँ क्या होती है, रिसर्च ज़्यादा होगी, जितनी रिसर्च होती है प्रोडक्ट की वैरायटी उतनी ही ज़्यादा बढ़ती है। सही यानी बीमारियाँ मिसाल के तौर पर कोई आप इंजेक्शन है, वो इंजेक्शन क्या करता है, किसी को अल्लाह ना करे कोई बीमारी होती है तो डॉक्टर ये कहता है कि इंजेक्शन जो लिखा गया ये इम्पोर्टेड है, सही। पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, तो आप लोकल जाते हैं फार्मास्यूटिकल को हमारे डेंट भी पड़ता है इससे। हाँ, लेकिन जब इंपोर्ट करते हैं हम लोग रॉ मटेरियल इंपोर्ट करके हम लोग मार्केट में क्या कर रहे हैं, हमारे पास ये इंपोर्ट अगर हम लोग देखेंगे हमारे पास ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। सही, हम लोग पैकिंग मटेरियल वगैरह या कुछ और छोटी मोटी चीज़ें तो हम लोग ख़रीद रहे हैं, लेकिन जो उसका वेरिएंट होता है, सही, यानी जो एपीआई होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो कहलाता है, एक्टिव होते हैं, मोर देन एक्टिव जो है ना इंडिया और चाइना से एक्सपोर्ट होते हैं, जो एपीआई कहलाते हैं। जो एपीआई जो कि आप समझेंगे किसी प्रोडक्ट की जो मेन शेयरक है, सही, वो एपीआई है। सही, वो एपीआई जो होता है, मेन फार्मूला जो है वो एपीआई होता है। वो एपीआई ज़्यादातर इंडिया से हैं और ज़्यादातर चाइना से हैं। आपको मैंने अभी रिसेंटली अभी थोड़ी देर पहले बताया कि एक बहुत बड़ी कंपनी जो रिसेंटली अभी इमरान खान साहब ने जो हालात ख़राब हुए तो इंडिया से क्या हुआ था, शेयरिंग बंद हो गई और प्रोडक्ट की एक्सपोर्ट और इंपोर्ट टोटली बंद हो गई। तो बाकायदा डिस्कस हुआ मीटिंग पे और हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ बैठ के जब डिस्कस हुआ तो पता चला कि एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है, अगर ये बाहर से प्रोडक्ट नहीं आएंगी तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज बंद हो जाएंगी। ना सिर्फ फार्मास्यूटिकल कंपनीज बंद होंगी बल्कि बिज़नेस जो उनके साथ अटैच लोग हैं उनके भी घर के चूल्हे के हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। तो लिहाजा स्पेशल परमिशन के तहत अभी भी फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज है वो इंडिया से एक्सपोर्ट कर रही हैं। वो जो ट्रक सेविंग प्रोडक्ट्स हैं, लाइफ सेविंग हाँ, मेडिसिन है, तो जो ट्रक लाइफ सेविंग प्रोडक्ट्स होती हैं वो क्या कर रही हैं, अभी भी कर रही हैं, वो परमिशन के तहत कर रही हैं। गवर्नमेंट को बताती हैं कि भाई ये इसकी वजह से ये बीमारी हो सकती है, ये लाइफ सेविंग है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, आपको स्पेशल परमिशन देती है और उस लिहाज से हम क्या कर रहे होते हैं, एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो मार्केट में एक्सपोर्ट बहुत कम है, इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा है। ठीक है। इसी के ऊपर छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं और फिर डिस्कस करते हैं कि क्या वजूहत हैं कि पाकिस्तान को जो फार्मास्यूटिकल गुड्स हैं, रॉ मटेरियल्स हैं, उनको इतनी बड़ी तादाद में इंपोर्ट करना पड़ता है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक। जिस तरीके से अभी हमने जिक्र किया कि पाकिस्तान कुछ जैसे ही मामलात बदलते हैं, इंपोर्टेड ड्रग्स के हवाले से काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ख़ास तौर पे गुज़श्ता दिनों में जिस तरीके से पाकिस्तान को रॉ मटेरियल इंपोर्ट करने के हवाले से जो कुछ मामलात रहे, मुश्किलात रहे, उसमें पाकिस्तान काफ़ी हद तक डिपेंडेंट नज़र आया इंडिया और चाइना की मार्केट्स के पास। लेकिन जैसे ही हमने देखा कोविड-19 की सिचुएशन डेवलप हुई, नवंबर के बाद कोविड-19 ने सर उठाया और जिस तरीके से फरवरी के मंथ में, फरवरी 2020 में जिस तरीके से कोविड का पाकिस्तान में आना शुरू हुआ, केसेस सामने आने शुरू हुए, पाकिस्तान में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पे एक बहुत सडन शॉक आया। पाकिस्तान उस तरीके से इक्विप नज़र नहीं आता। अगर बात की जाए मेडिसिन की, मास्क की या ऐसे कोई इक्विपमेंट्स के हवाले से जो कि ज़रूरत थी, जिनकी वेंटिलेटर्स की बात की जाए, तो ये सारे मामलात में पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा उस वक्त पीछे नज़र आया। अब चूँकि हालात कुछ बेहतर हैं, लेकिन उस वक्त के बाद हमने देखा कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में मामलात तेज़ी से तब्दील हुए और इन्हीं तेज़ी से तब्दील होते हुए मामलात के हवाले से पूछेंगे साकिब साहब से कि साकिब साहब, ये जो मामलात तेज़ी से तब्दील हुए पाकिस्तान में, जो मामलात एक सडनली इसमें एक स्पाइक लिया चीज़ों ने, इसको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए कितना चैलेंजिंग रहा था? बिल्कुल सही कहा मुनीर आपने, बिल्कुल चैलेंजिंग रहा। अगर आप पीरी की बात करते हैं, कोविड पीरी की बात करते हैं, यानी कोविड से पहले की बात करते हैं आप, तो डिमांड अपने लिहाज से थी, चीज़ें अपने लिहाज से बिल्कुल नॉर्मल थी। पॉपुलेशन के अंदर अगर ग्रोथ देखें आप, तो उस लिहाज से फैक्टर लगा के डिमांड को एनालाइज़ किया गया था कि डिमांड इस लिहाज से आएगी। पर प्रोडक्ट की बात करते हैं या जो भी जेनरिक प्रोडक्ट हैं उनकी बात करते हैं, तो वो डिमांड उस लिहाज से थी। लेकिन कोविड ने 360 डिग्री एंगल को चेंज कर दिया। बिल्कुल। अगर आप देखते हैं कि कोई एक प्रोडक्ट जो कि मार्केट में 1 यूनिट बिकती थी, जो कि आम डॉक्टर, हम घर पे अगर हमें बुखार होता है, हमें नज़ला होता है, हमें खांसी होता है, तो हमें कुछ पता है प्रोडक्ट ऐसी जो कि हम लेते हैं तो सही हो जाते हैं, नॉर्मल रूटीन की प्रोडक्ट्स होती हैं। वो नॉर्मल रूटीन की प्रोडक्ट अगर आप मार्केट में लेने के लिए जाते हैं ना, कोविड से पहले तो आपको अगर 2 यूनिट की रिक्वायरमेंट होती थी, आप 2 ही लेते थे। लेकिन जब कोविड के बाद हुआ इस तरीके से, क्योंकि पता चला कि जहाज़ और रॉ मटेरियल सारे के सारे बंद हो गए, आना बंद हो गए, वहाँ से ये चीज़ निकली चाइना के अंदर से, तो चाइना कुछ अरसे के लिए बन रहा, तो कुछ आपका फैक्टर चाइना ने वो गैप जो था उस लिहाज से प्रॉब्लम क्रिएट की, इंटरप्शन क्रिएट की रॉ मटेरियल की सप्लाईज़ के अंदर, सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुआ। फिर इंडिया के मुतालिक, क्योंकि इंडिया भी बन रहा कुछ अरसे, और इंडिया के अंदर से भी जो जहाज़ों का पैटर्न था वो बहुत मूव, मिसाल के तौर पर कोई जहाज़ जिसको लगना था अपने टाइम पे, वो 2-2 महीने आगे एक्सटेंड होता चले गया, और उसके लिहाज से प्रोटोकॉल को भी फॉलो करना पड़ा। जहाज़ आएगा चाइना से, वो ट्रैप ने और हेल्थ मिनिस्ट्री ने लगाया कि वो उस पर स्प्रे होगा और फला होगा, तो उसका जो ट्रांजिट टाइम था बाहर आने का वो भी बढ़ गया, सही हो गया। तो फार्मास्यूटिकल के हवाले से मार्केट में शॉर्टेज का सामना हुआ। सही। तो आम जेनेरिक प्रोडक्ट हैं, जो आम प्रोडक्ट हैं, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी के लिए ली जाती हैं, इवन कि वो भी शॉर्ट होना शुरू हो गई। तो आप लोग ओवर कॉशियस भी हो गए सारे मामलों में। बिल्कुल एग्जैक्टली, यही मैं इस तरफ आना चाह रहा था आपके पास कि मार्केट में एम्बिग्युइटी क्रिएट हो गई, बेचैनी बहुत ज़्यादा हो गई। इतनी बेचैनी थी कि आप जब जाते हैं प्रोडक्ट लेने के लिए, कोई आम प्रोडक्ट लेने के लिए, तो वो क्या किया आपने, एक के बजाय 10 ले ली, क्योंकि आपको पता था कि आगे हो सकता है मेरे लिए प्रॉब्लम हो। तो जब आप एक बंदे ने एक जगह की जगह 10-10 ले लिया, यानी एक पूरा पैक ले लिया, तो डिमांड क्योंकि उस लिहाज से थी नहीं, आपने डिमांड तो पता था कि यार इस लिहाज से होनी है, तो वो क्या हो, डिमांड क्रिएट कर दी, बहुत डबल हो गई। यानी आप एक चीज़ की डिमांड जो थी वो 10 की थी, वो 100 पे जा पहुंची, क्योंकि लोगों ने ओवर स्टॉकिंग करना शुरू कर दी प्रोडक्ट। और इवन के आप अगर आप सिर्फ राशन की बात करते हैं ना, तो मार्च और अप्रैल में देखें पाकिस्तान में लॉकडाउन बहुत शिद्दत का रहा, तो लोगों ने जाके राशन अपने घर में स्टोर कर लिया, स्टॉकिंग कर ली। स्टॉकिंग के लिहाज से सिर्फ राशन स्टोर नहीं किया, मेडिसिन भी स्टोर कर ली। तो वो 2 या 3 महीने के अंदर पीरियड क्या था, उसकी वजह से, क्योंकि डिमांड हमने उसी लिहाज से फैक्टर की हुई थी कि डिमांड इस लिहाज से आ रही है, प्रोडक्ट की सप्लाई भी उसी लिहाज से होनी थी। लेकिन मार्केट के अंदर क्या हुआ, गैप क्रिएट हो गया, प्रोडक्ट शॉर्ट हो गई। पीछे से रॉ मटेरियल की शॉर्टेज थी, क्योंकि रॉ मटेरियल नहीं आ रहा था। तो इसको क्या करने के लिए, कवर करने के लिए, बहुत आप समझें कि रॉ मटेरियल को करने के लिए बहुत सारी शिपमेंट को मूव किया गया एयर के थ्रू, एक कार्गो फ्लाइट पे लाया गया, बहुत ज़्यादा कॉस्ट बढ़ गई। लेकिन क्योंकि मार्केट के अंदर प्रोडक्ट को रखना था, मार्केट के अंदर प्रोडक्ट का अवेलेबल होना ही सप्लाई चेन का क्या होता है, एक बहुत बड़ा काम होता है कि राइट प्रोडक्ट को राइट टाइम पे मिले कस्टमर को, जो कि रिक्वायरमेंट है उसकी। तो उस हवाले से फुलफिल करने के लिए सप्लाई चेन ने बिल्कुल चैलेंज का सामना किया प्रोडक्ट के लेकिन अंदर। इसमें नई प्रोडक्ट्स भी आई, हमने देखा जिस तरीके से बहुत सी प्रोडक्ट्स थी, इससे पहले शायद उनका यूजेज पाकिस्तान की लोकल मार्केट में इतना दिखाई नहीं देता था। नहीं, वो जैसे कि आप देखें सैनिटाइजर्स का यूजेज है, वो काफ़ी बढ़ गया, जो कि आज एक बहुत बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस बन चुका।
मास्क का इतना ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ गई जिसने यकीनी तौर पर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को देखिए, काफ़ी ज़्यादा बूस्ट किया। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इसको कहते हैं आप, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में या मार्केट की ज़बान में अपॉर्चुनिटी, ठीक ये है। अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है। ये अपॉर्चुनिटी खुद ब खुद क्रिएट हो गई, किसी ने क्रिएट नहीं की। ये एक आप समझे कि विद द पैसे पैराडेमिक हुआ, कोविड हुआ, उस लिहाज से सोशल डिस्टेंसिंग जो आई, तो उसमें पता चला कि यार आपके हाथ से वायरस जो है ना नाक और आँख में चले जाता है। यानी आप सही। हाथ नहीं धोएंगे तो क्या होगा, वो आँख में और नाक में चले जाएगा, उससे फिर वो आपके लंग्स में होता होता आपकी बॉडी को क्या करेगा, वाइटल पार्ट को डिस्टर्ब करना शुरू कर देगा। तो सैनिटाइज़र के हवाले से ये बताया गया कि इसके अंदर, सैनिटाइज़र के अंदर ये एबिलिटी होती है कि जरासीम को ये मार देता है, आपकी नाक और कान के अंदर ये वायरस या आँख के अंदर ये वायरस पेनिट्रेट नहीं कर सकता। तो सैनिटाइज़र का यूज़ बढ़ गया और पता चला कि मुंह और नाक को ढकना है आपने, सही है, मुंह को और नाक को ढकेंगे आप, कवर करेंगे, तो उस लिहाज से आपके पास मास्क के अलावा कोई ऑप्शन था नहीं। तो मास्क की भी आप डिमांड देखें, जब शुरू के अंदर मास्क था वो आपको आम मास्क 5-10 रुपये में मिलता था, वो मार्केट के अंदर 50-50, 100-100 रुपये में हो गया। इवन के ऐसा भी रहा कि जितना दाम बोलो उतने दाम में क्या होता, मार्केट को क्या किया। इस लिहाज से आप समझे बिल्कुल सही है, नई जिद्दत आई है, लेकिन ये चीज़ें पुरानी थी। ये आप समझ लें कि सैनिटाइज़र एक ऐसी चीज़ की जिसकी आपने सरकारी नौकरी लग गई, यूँ कहना चाहे, बिल्कुल ऐसी है कि वो उसको कोई पूछता नहीं था। और उस लिहाज से क्या हो, और अब लिहाजा हर जगह पे सैनिटाइज़र क्या है, वो लोकल था, बिल्कुल बनाया जा रहा था, लेकिन उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई। मार्केट में जो बड़ी बड़ी कंपनी के सैनिटाइज़र थे वो अभी तक शॉर्ट मिलते हैं। आपको एक जो आप प्रोडक्ट यूज़ करते हैं घरों के अंदर, जो आप ज़ख़म हो जाता था, मुख्तलिफ जगहों पे लगाने की प्रोडक्ट यूज़ होती थी, और घर के अंदर भी आप जरासीम खुश स्प्रे के लिए जो प्रोडक्ट यूज़ करते थे वो भी अभी इस मार्केट में उस पैटर्न पे नहीं है जिस पैटर्न पे मिलनी चाहिए थी। ठीक है। तो नो डाउट ये प्रोडक्ट पुरानी थी, ये कोई आप समझे इनोवेशन नहीं है प्रोडक्ट के अंदर, लेकिन प्रोडक्ट की क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी इस तरह से क्रिएट हो गई कि उस लिहाज से कंपनी ने उसको कैश किया, बिल्कुल कैश किया कंपनी ने उसको, और बड़ी मिकदार में उसको कैश किया। तो ये अहमियत का इजाफा तो एक जगह ठीक है, लेकिन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पे कुछ ब्लेम्स आते हैं जिसके बारे में हम ज़रूर डिस्कस करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जिस तरह की हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में जिस तरीके से कोविड-19 की आमद हुई, उसके बाद काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई, सैनिटाइज़र से लेके मास्क तक तमाम तर चीज़ों में होशरुबा कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया, और आम तौर पे जो दूसरी अद्वियात थी जो कि डे टू डे यूज़ की अद्वियात थी, उनकी प्राइसेस में भी काफ़ी हद तक तेज़ी देखने में आई। साकिब साहब, ड्रग एक इदारा है जो रेगुलेट करता है पाकिस्तान में ड्रग्स के मामलात को। पाकिस्तान में कोविड-19 से पहले की सिचुएशन हो या अगर गुज़श्ता 2 से 3 साल की बात की जाए, तो पाकिस्तान में मेडिसिन में काफ़ी ज़्यादा इजाफा रिकॉर्ड किया गया प्राइसेस के हवाले से। ये प्राइसेस कोविड-19 के पहले भी एक अपॉर्चुनिटी बनती गई, और कोविड-19 के बाद तो इसमें चांदी हो गई। ये क्या वजह रही है? होता है इस तरीके से कि प्रोडक्ट की जो प्राइस को बढ़ाने का एक फैक्टर होता है, हर लिहाज से आप बताते हैं कि यार अगर आप
पीछे की 10 साल की हिस्ट्री देखें तो 10 साल में मेरे ख्याल में एक दफ़ा या 2 दफ़ा प्राइस बढ़ी है। अगर आप पूरे 10 ईयर्स को देखें पिछले 2011 से लेके या 2010 से 2020 तक की बात करें या 2009 से लेके ऑनवर्ड की बात करें तो प्राइस में 1-2 दफ़ा चेंज हुआ, वो भी मेजर चेंज नहीं हुआ। सही है। लेकिन अगर आप बैकवर्ड पे जाते हैं और ये देखते हैं कि एक रॉ मटेरियल जो कि एक कंपनी $100 के अंदर इंपोर्ट करती थी 2010 के अंदर, सही है, वो और यहाँ पे आके उसका प्रॉफिट लगता था या वो इस्तेमाल करती थी और प्रोडक्ट पे प्रॉफिट कमाती थी, वो 2010 के अंदर तो $100 का था, लेकिन अब जो आके वो $200 का हो गया या $300 का हो गया। वो रॉ मटेरियल की प्राइस तो बढ़ती गई, रॉ मटेरियल की प्राइस का फैक्टर था और डीवैल्यूएशन जो करेंसी हुई उसने बिल्कुल भी काफी ज़्यादा क्या हुआ, प्रॉफिट मार्जिन क्या हुआ, बिल्कुल ही कम होता चला गया। जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पे आप ब्लेम बहुत सारी जगहों पे होता है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाती हैं, तो अगर आप ये देखेंगे प्रोडक्ट की मार्जिन जो कॉस्ट है, जो बहुत सारा आप रॉ मटेरियल मंगाते थे किसी टाइम पे, उसकी कॉस्ट सही कई सौ गुना ऊपर जा चुकी है और प्राइस पे रिस्ट्रिक्शन थी कि प्राइस नहीं बढ़ेंगी। तो प्रोडक्ट के अंदर से मार्केट को क्या किया, ख़त्म होना, बहुत सारी प्रोडक्ट क्या हैं वो ऑब्सोलीट होती गई क्योंकि उनका प्रॉफिट मार्जिन नहीं रहा। अगर आप किसी चीज़ पे मार्जिन ही नहीं कमा रहे तो प्रॉफिट क्या करेंगे, आप एक वक्त आएंगे तंग होकर क्या कर देंगे, उसको बंद कर देंगे। तो मार्जिन की जब हम बात करें वहाँ पे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में मी टू प्रोडक्ट्स का बहुत ज़्यादा रुझान देखने में आता है। देखते हैं कि बहुत सी प्रोडक्ट्स हैं जो कि आमतौर पे MNCs डेवलप करती हैं, बाहर से इम्पोर्ट होती हैं, वही प्रोडक्ट का एक लोकल वेरिएंट हमारे मार्केट में बना दिया जाता है और उसको शायद अनब्रांडेड या लोकली ब्रांड करके उसको काफ़ी हद तक पजीराई भी मिल जाती है। ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए कितना बड़ा चैलेंज दिखाई दे रहा है आपको? लेकिन होता है इस तरीके से, जैसे मैं शुरू में आपको बात की कि पाकिस्तान के अंदर रिसर्च इंडस्ट्रीज़ कम है, रिसर्च बाहर होती है और पाकिस्तान में चीज़ कॉपी होती है। मुख्तलिफ चाहे वो लोकल मार्केट के अंदर जो भी प्रोडक्ट हो वो कॉपी होती है, उनकी अपनी रिसर्च प्रोडक्ट बहुत कम है। ये जेनरिक की बात कर रहा हूँ मैं, ओवरऑल 80% मार्केट की या 75% मार्केट की बात कर रहा हूँ, जिसमें उन्होंने बताया कि हमारा जेनेरिक तो है नहीं, लेकिन उन्होंने बहुत सारे वेरिएंट को कॉपी किया हुआ है परमिशन लेके। परमिशन होती है इसकी, परमिशन लेके उन्होंने मतलब ये प्रॉपर परमिशन है। लेकिन जो रिसर्च होती है ना, प्रोडक्ट जो डॉक्टर रिकमेंड करता है, जो अच्छा डॉक्टर रिकमेंड करता है, वो जेनेरिक रिकमेंड करता है आपको, किसी प्रोडक्ट के नाम नहीं लिखकर रिकमेंड करेगा, जेनेरिक रिकमेंड। पॉइंट पे मैं आ रहा हूँ कि दुनिया भर में जब डॉक्टर्स कोई प्रोडक्ट या कोई मेडिसिन रिकमेंड करते हैं तो उसका एक जेनेरिक नेम या मेडिकल नेम जो होता है उसको रिकमेंड करते हैं, लेकिन आम तौर पे पाकिस्तान में डॉक्टर्स भी काफ़ी हद तक इस चीज़ को प्रिसाइज करते हैं कि आपने इसी ब्रांड की और इसी कंपनी की इसी नाम की गोली ही लेनी है, और शायद बाज़ औक़ात तो हम ये भी देखते हैं कि शायद इसी शॉप से लेनी है, इसी मेडिकल स्टोर से आपने जाके ये प्रोडक्ट लेनी, वरना इसके अलावा ये अवेलेबल नहीं होगी। हाँ, आप कहेंगे डॉक्टर भी बिल्कुल सही कहा आपने कि आप किसी डॉक्टर को, करीबी डॉक्टर को अपने दिखाएंगे, वो प्रिस्क्रिप्शन आपको देगा। आप जब प्रिस्क्रिप्शन लेके किसी और मेडिकल स्टोर पर जाएंगे दवा लेने के लिए, तो वो मेडिकल स्टोर पे आपको दवा नहीं मिलेगी। इवन आप पूरा कराची घूम लेंगे, ये बड़ा फैक्टर है, बड़ा पूरा इंटरेस्टिंग फैक्टर है, करते रहेंगे तो आपको दवा नहीं मिलेगी। लेकिन आप वो जाएंगे उसके सामने वाले स्टोर के पास ना वो दवा होगी, आप जाएंगे और आपको दवा मिल जाएगी। ये कौन सी कोई मतलब होता है इस तरीके से। देखें, हर इंडस्ट्री के अंदर कुछ ना कुछ ब्लैक शीप ज़रूर होते हैं, तो पाकिस्तान के अंदर भी ये बहुत ज़्यादा है और मौजूद हैं। डॉक्टर्स भी इस काम में इन्वॉल्व हैं। इनको आप समझे कि सामने जो कि इन एथिकल वेज में आप कहें कि डॉक्टर इन्वॉल्व फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एथिकल नहीं है, बिल्कुल है, ऐसा है। लेकिन मेजर डॉक्टर्स की बात नहीं करूँगा मैं, बड़े डॉक्टर्स की बात नहीं करूँगा। कुछ हैं ब्लैक शीप जिनको आप कह सकते हैं कि हैं इस काम में इन्वॉल्व हैं और उनका है इस तरह का सिस्टम, और वो सामने वाले मेडिकल स्टोर के अलावा आपको कहीं भी दवा नहीं मिलती। लेकिन जो बड़े डॉक्टर्स हैं वो हमेशा जेनेरिक देते हैं, आपको जेनेरिक देंगे। किसी बड़े हॉस्पिटल में जाएं आप, जो रिनोन हॉस्पिटल हैं, वो हमेशा जेनेरिक का नाम लिखेंगे और आपको मार्केट में जब जाएंगे तो आपके पास जेनेरिक की ऑप्शन मौजूद होते हैं कि इधर से लें, ये लें, ये लें। और अच्छा बड़ा मेडिकल स्टोर भी आपको ये बताता है कि यार ये ब्रांड है, ठीक है, जो चलता है, ठीक है, बाकी ये तमाम की चार्ज है ना, ये इनकी कॉपी है, सेम फॉर्मूला है। और उसकी प्राइस भी आपको देखेंगे, ये जो ब्रांड है इसकी प्राइस में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। अच्छा, ये ब्लेम भी देखा जा रहा है कि जैसे कोविड-19 के बाद हमने देखा कि आम तौर पे जो रेगुलर यूज़ की मेडिसिन थी, जिनमें बुखार का कम करने का फैक्टर था या फ्लू के लिए जो मेडिसिन यूज़ होती थी, उनकी प्राइस में इजाफा एटलीस्ट अंडरस्टैंडेबल है। लेकिन वो मेडिसिन जिसका शायद इस मर्ज से कोई ताल्लुक भी नहीं था, वो मार्केट में शॉर्ट होना शुरू हो गई। जैसे कि हार्ट के प्रॉब्लम्स की बात करें, शुगर, डायबिटीज़ की बात करें, इस तरह की मेडिसिन भी मार्केट में शॉर्ट हो गई। तो इस सप्लाई चेन का गैप था या मार्केट में
कुछ अनएथिकल प्रैक्टिसेस नज़र आई थी। आप समझे कि उसको अनएथिकल तो नहीं ये कहेंगे आप, लेकिन मैंने शुरू में आपसे बात की थी कि डिमांड जो होती है ना, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री होती है, वो मार्केट को देखते हुए डिमांड को एनालाइज कर रही होती है। मिसाल आज से 6 महीने की डिमांड हमें पता होती है, तो हमारे एनालिस्ट बैठते हैं और बैठने के बाद डिमांड को अंडरस्टैंड करते हैं बिल्कुल कि फोरकास्ट देखते हैं। वो फोरकास्ट अगर आपने किसी प्रोडक्ट की 100 की है और कोविड की वजह से वो फोरकास्ट 400 की हो गई, तो आपका पीछे का सेफ्टी स्टॉक जो आपने रखा वो भी खत्म हो गया। सही हो गया। और पीछे से सप्लाई जो मैंने कहा वो चाइना और इंडिया से जो आ रही है वो सप्लाई भी डिस्टर्ब हो गई। रॉ मटेरियल आपने ऑर्डर किए हुए थे शेड्यूल के लिहाज से, वो शेड्यूल पे जहाज नहीं लगा आपका। सही है। तो मार्केट के अंदर एम्बिगुअस सिचुएशन हो गई। सेकेंडली, आप जो दिल की दवा लेने के लिए गए, जैसे मैंने अभी कहा कि फैक्टर लेने के लिए, तो आपने जब दिल की कोई दवा ली, डॉक्टर ने लिखी, तो आपने एक दवा के बजाय उसका पूरा पत्ता ले लिया। सही है। सही है कि तो निकलना ना पड़े दूसरी दफा ना निकलना पड़े, सोशल डिस्टेंसिंग है। तीसरी दफा ये है कि मार्केट में लॉकडाउन हो गया, अनसर्टेनिटी हो गई, तो ये चीज़ें और एक्सट्रीम पे चले जाएंगे, प्रोडक्ट नहीं मिलेगी। तो वो गैप प्लस शेड्यूल का डिस्टर्ब होना और हर तरह से डिस्टर्बेंस ने क्या किया, मार्केट में गैप दे दिया। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से आम तौर पे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को पूरी तरीके से अगर ब्लेम किया जाता है तो वो पूरी तरीके से सही नहीं है। जाहिर सी बात है, इस इंडस्ट्री है, हर इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ इस तरह के अनासर होते हैं जो कि शायद पूरी इंडस्ट्री को डिस्टर्ब करते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो चैलेंजेस का सामना फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को रहा, उसमें यकीनी तौर पे कहा जा सकता है कि पाकिस्तान में मौजूद फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने यकीनी तौर पे बेहतर परफॉर्म किया। कोविड-19 जैसी क्रिटिकल सिचुएशन जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया, दुनिया के बड़े बड़े ममालिक जहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ के हवाले से नंबर 1 फैसिलिटी कही जाती है, मेडिकल फैसिलिटी के हवाले से वो ममालिक पूरी दुनिया में मशहूर हैं। आज उन ममालिक में भी हमने देखा कि जो ड्रग्स की सप्लाई थी, शॉर्टेज थी, वो बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज हो गए। लेकिन स्टिल पाकिस्तान में आज भी अद्वियात मिल रही हैं, बेहतर रेट्स पे मिल रही हैं। शायद कहीं ना कहीं लूपहोल ज़रूर हैं जिसको यकीनी तौर पर गवर्नमेंट को देखना चाहिए। अगर गवर्नमेंट इन सारे मामलात के ऊपर कंट्रोल कर लेती है, इन सारी चीज़ों को एक चेक एंड बैलेंस में ले आती है, तो कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में, जो कि प्रॉब्ली जो हम देख रहे हैं कि कोविड-19 का एक डिक्लाइन कर्व पाकिस्तान में शुरू हो चुका है, और उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में ये सारे मामलात थोड़े से स्मूथली हो जाएंगे, चलेंगे, और आने वाले दिनों में पाकिस्तान में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और पाकिस्तान में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के जो कंज्यूमर हैं, जो कि शायद हर एक पाकिस्तानी, हर एक शख्स होता है जो उसका कंज्यूमर होता है, उसके लिए मामलात बेहतर रहेंगे। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद देखेंगे कि आज ओवरऑल स्टॉक मार्केट में क्या कुछ हुआ। वेलकम बैक। जिस तरीके से हम जिक्र कर रहे थे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का पाकिस्तान में किस तरीके से फार्मास्यूटिकल चैलेंजेस दरपेश नज़र आते हैं,
तो अगर हम आज नज़र डालें दूसरी साइड पे इकानमी की और देखें कि आज इकानमी के फ्रंट पे क्या कुछ हुआ, तो कुछ इस तरीके से बनता है। आज WTI क्रूड की जो बात करें तो WTI क्रूड 0.83 सेंट्स नेगेटिव ट्रेंड के साथ क्लोज हुआ 41.07 पे, जबकि इसके अलावा ब्रेंट क्रूड की जो क्लोजिंग है 43.31 पे हुई। अगेन इसमें भी नेगेटिव ट्रेंड देखने में आया, जो कि 0.98 डिक्लाइनिंग साइड पे था, 0.98 सेंट्स फी बैरल का। इसके अलावा नैस्डैक 100 यूएसए की बात करें तो नैस्डैक 100 10,461 की सतह पे क्लोज हुआ। इसमें भी ट्रेंड देखने में आया, जो कि नेगेटिव था, 2.29% का डिक्लाइनिंग ट्रेंड देखने में आ रहा है। अगेन हम देख रहे हैं कि यूएसए की मार्केट्स में लगातार डिक्लाइनिंग कर्व दिखाई दे रहा है। इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं आने वाले इलेक्शंस की वजह से शेक होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा FTSE 100 यूके की बात करें तो 6,228 की सतह पे आज FTSE 100 ट्रेड हुआ, जो कि 0.32% का पॉजिटिव चेंज ऑब्जर्व किया गया। टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज निकी 225 जापान की बात करें तो 22,751 की सतह पे ट्रेड हुआ, 0.58% का इसमें नेगेटिव चेंज देखने में आया। इसके अलावा शंघाई स्टॉक एक्सचेंज चाइना 3325 की सतह पे ट्रेड हुआ, 0.08 का इसमें पॉजिटिव चेंज देखने में आया। हैंग सेंग स्टॉक एक्सचेंज 25,263 की सतह पे ट्रेड हुआ और 0.82 का परसेंटेज वाइज में भी पॉजिटिव चेंज देखने में आया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 38,000 की सतह पर ट्रेड हुआ, 38,140 की सतह से मेंटेन की और इसमें 0.71% का पॉजिटिव चेंज देखने में आया। ओवरऑल इंटरनेशनल मार्केट्स या ऑयल मार्केट्स की बात करें तो तमाम मार्केट्स में हमें जो रुझान है काफ़ी मिला जुला नज़र आता है। सिचुएशन इतनी ज़्यादा पॉजिटिव नज़र नहीं आती, ज़्यादातर सेलिंग साइड पे तमाम तर मेजर मार्केट्स में हमें मेंटेन होती हुई दिखाई देती है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए आज का दिन थोड़ा सा डिफरेंट रहा। आज के दिन में हमने देखा कि मार्केट में तेज़ी भी देखने में आई और इसके बाद सेलिंग प्रेशर भी काफ़ी हद तक बनता हुआ दिखाई दिया। आज KC100 इंडेक्स 37,607 की सतह पे ट्रेड होते हुए क्लोज हुआ और इसमें तकरीबन 29 पॉइंट्स का पॉजिटिव चेंज देखने में आया। ये परसेंटेज के एतबार से 0.08% बनता है, जबकि आज इंडेक्स का हाईएस्ट लेवल 37,863 का रहा, जबकि लोएस्ट लेवल 37,259 का रहा। वॉल्यूम्स के एतबार से अकीन आज इतना अच्छा दिन नहीं गुजरा और 19 करोड़ से भी कम शेयर्स का आज KC100 इंडेक्स में काम होता हुआ देखा गया। इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि तमाम मेजर मार्केट्स या तमाम मेजर इंडेक्सेस में जो सूरत हाल बनी कि 144 स्क्रिप्ट्स आज पॉजिटिव साइड पे क्लोज हुई, जबकि 182 स्क्रिप्ट्स को डिक्लाइन साइड पे क्लोज होना पड़ा। इसके अलावा अगर हम मेजर इंडेक्स की तरफ नजर डालें तो ऑल शेयर इंडेक्स 43 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई, KC30 इंडेक्स में 27 पॉइंट्स का इजाफा, KMI30 इंडेक्स में 541 पॉइंट्स की कमी, जबकि और PSX KMI ऑल शेयर इंडेक्स में 133 पॉइंट्स का डिक्लाइन देखा गया। ओवरऑल सिचुएशन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए आज का दिन कोई इतना अच्छा नज़र नहीं आया और गुज़श्ता 2 से 3 दिन की बात करें तो मार्केट ने जो पॉजिटिव ट्रेंड लिया था उसको ब्रेक किया और मार्केट एक बार फिर से करेक्शन जोन में जाती हुई दिखाई दे रही है। आने वाला दिन किस तरीके से होगा, यानी कि नेक्स्ट वीक मार्केट के लिए क्या कुछ लेके आएगा, यकीनी तौर पे ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। नेक्स्ट वीक रोल ओवर वीक भी है और इसके साथ साथ बहुत सी डिफरेंट चीज़ें भी होने जा रही हैं। देखना होगा कि आने वाले वीक में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज या दुनिया भर के स्टॉक एक्सचेंजेस किस तरीके से बिहेव करती हैं। आई होप कि आज का प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। खासतौर पर जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के ऊपर हमने बात की उससे काफ़ी कुछ जो अभाम थे, जो कुछ डाउट्स थे, वो क्लियर करने में मदद मिली होगी। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। तब तक के लिए अपने होस्ट मनीर मेमन को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।